हमारी ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन है संसाधन एवं विकास। इसमें हमें सबसे पहले संसाधन शब्द को समझना बहुत ज़रूरी है। संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन होते क्या हैं। तो आपका पहला जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है, संसाधन किसे कहते हैं। इसका आंसर आपका यहाँ से लेकर, हमारे पर्यावरण से लेकर और संसाधन है तक, यहाँ तक आप टिक कर सकते हैं। ये हमारे संसाधन की परिभाषा में इसका आंसर आएगा। अब इसको समझ लिए, संसाधन होते क्या हैं। हमारे पर्यावरण में जो भी वस्तु है और जिसका प्रयोग हम करते हैं, जो हमारी जो वस्तुएं प्रकृति की हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, उसे संसाधन कहते हैं। जैसे वायु हमारी आवश्यकता को पूरा करती है, हमारी सांस लेने में मदद करती है, तो ये हमारी संसाधन है। मिट्टी जिसमें हमारे खाने के लिए खेती होती है, तो मिट्टी हमारा संसाधन है। तो ये संसाधन हमारे कहलाते हैं प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि ये हमें प्रकृति की देन है। अब क्या हमारे पास केवल प्रकृति के द्वारा दिए गए ही संसाधन है, या हम उनको उस प्राकृतिक रूप में ही प्रयोग करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। संसाधन में हम मानवीय क्रियाओं को भी शामिल करते हैं। जब हम इसमें मानवीय क्रियाएं शामिल करते हैं तो ये संसाधन हमारे और अधिक उपयोगी बन जाते हैं, और अब वो प्रकृति की जगह हमारे मानवीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे मिट्टी थी, मिट्टी हम प्रयोग कर रहे हैं पेड़ उगाने के लिए, कृषि के लिए, तो वो हमारी प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन जब उसी मिट्टी का प्रयोग हम ईंट निर्माण करके भवन का निर्माण करते हैं, तो वो भवन हमारा मानवीय संसाधन कहलाता है, क्योंकि हमने उस प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग करके मानवीय क्रियाओं को लगाकर उसको और अधिक उपयोगी बना लिया है। दूसरा एग्जाम्पल जैसे ले सकते हैं हम पेड़ों की लकड़ी। हम पेड़ लगाते हैं क्योंकि पेड़ हमें स्वच्छ वायु प्रदान करते हैं, हमारी जीवनदायिनी वायु प्रदान करते हैं। लेकिन जब हम उस लकड़ी का प्रयोग किसी भी तरह का फर्नीचर बनाने में करते हैं, तो हमारे एफर्ट्स लगे, मनुष्य की क्रियाएं लगी, और वो लकड़ी अब पहले से ज़्यादा उपयोगी हो गई, एक नए उपयोग में हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो ये हमारे कहलाएगी मानवीय संसाधन, क्योंकि हमारे प्राकृतिक संसाधनों में जब मानवीय क्रियाओं को शामिल कर लिया, तो वो संसाधन हमारे लिए और अधिक उपयोगी बन गए। अब वो मानवीय संसाधन कहलाएंगे। तो ये हमारा हो गया, संसाधन किसे कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, और मानवीय संसाधन क्या होते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन बन गया, संसाधन किसे कहते हैं और प्राकृतिक संसाधन तथा मानवीय संसाधन क्या हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट बन गया। अब इसके बाद सेकंड करेंगे हम संसाधनों का वर्गीकरण। ये क्वेश्चन, इस संसाधनों का वर्गीकरण हम आगे इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ नेक्स्ट पेज पे, वहाँ से करेंगे। ये हमारे संसाधनों का, ये जो तुम्हारी टेबल थी ये वही थी कि प्राकृतिक संसाधनों में हमने मानवीय क्रियाओं को शामिल किया है, टेक्नोलॉजी को शामिल किया है, तो मानवीय संसाधन बन गए। तो संसाधन दो तरह के यहाँ पे है, जैसे मैंने अभी समझाया, प्राकृतिक और मानवीय। इसका आगे डिस्ट्रीब्यूशन है, ये अब हम नेक्स्ट पेज से करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आओ। अब हमारा संसाधनों के प्रकार या संसाधनों का वर्गीकरण, यहाँ पर हमारा ये सेकंड क्वेश्चन बनता है। और कभी भी बोर्ड के पेपर में ये पूरा क्वेश्चन एक साथ नहीं आता, ये जो अलग अलग आधार पर हैं जो वर्गीकरण, ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन ही इसमें से आते हैं। 3 मार्क्स या 1 मार्क्स से क्वेश्चन आता है। अब हम इसका पहला वर्गीकरण करेंगे या संसाधनों का पहला प्रकार करेंगे, तो ये सभी आधार पे करेंगे। ये पहला जो हमारा उत्पत्ति के आधार पर कि जो संसाधन है वो किससे उत्पन्न हुए हैं, उनकी उत्पन्न होने का चीज़ जो स्रोत क्या है। पहला है जैव संसाधन, यानी जिन ऐसे संसाधन जो जीवित चीज़ों से बने हैं, जिसमें जीवन है, तो इसे कहेंगे हम जैव संसाधन। जैसे मनुष्य हैं, वनस्पति है, लिविंग थिंग है, प्राणी जगत लिविंग थिंग है, मछली, ये पशुधन हमारा, ये सब कैसे हमारे जीवन वाले, जिन संसाधनों में जीवन होता है वो हमारे जैव संसाधन कहलाते हैं। आप ये लिख के बाद इसका एग्जाम्पल दोगे। इसका सेकंड पार्ट है अजैव संसाधन, जिन संसाधनों में जीवन नहीं होता, जो निर्जीव होते हैं, वो अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टानें हैं, पर्वत हैं, धातुएं हैं और अपना मिट्टी है, ये सब हमारे अजैव संसाधन है, क्योंकि ये निर्जीव हैं, इनके अंदर जीवन नहीं है। तो उत्पत्ति के आधार पर दो हो गया, जैव संसाधन जिनमें जीवन है, और अजैव संसाधन जिनमें जीवन नहीं है। सेकंड
प्रकार है हमारा दूसरा समाप्यता के आधार पर। समाप्यता मतलब समाप्त होने के आधार पर। समाप्यता बना है हमारा समाप्त शब्द से। इसमें पहला है नवीकरण योग्य संसाधन, यानी वे संसाधन जो हमारे प्रकृति में हमारे प्रयोग करने के बाद हमें दोबारा प्राप्त किए जा सकते हैं, उन्हें नवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। जैसे जल है, वन है, एक बार हमने पेड़ काटा, दोबारा पेड़ लगाया, हमें फिर से लकड़ी प्राप्त हो जाएगी। जल है, हमने उसको प्रयोग किया, जल चक्र में वर्षा के द्वारा दोबारा हमें पर्यावरण में जल उत्पन्न हो जाएगा। पवन ऊर्जा है, लगातार सूरज से हमारी किरणें आती हैं, उससे लगातार सौर ऊर्जा बनाई जा सकती है, हवा से पवन ऊर्जा बनाई जा सकती है। यानी ये संसाधन जिनको हम एक बार प्रयोग करने के बाद वो समाप्त नहीं होते, दोबारा पुनः प्राप्त हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं नवीकरण योग्य संसाधन। इसकी परिभाषा के बाद आप इनके ये एग्जाम्पल भी लिखोगे। इसका सेकंड पार्ट है अनवीकरण योग्य संसाधन। ये हमें दोबारा प्राप्त हो जाते थे, अब अनवीकरण हमें दोबारा प्राप्त नहीं होते। जिन ऐसे संसाधन जिनका हम एक बार प्रयोग करने के बाद हम उन्हें दोबारा प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि उनके बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, इसलिए ये अनवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। जैसे धातुएं हैं, हमारा पेट्रोल है, तेल है, ये सब हमारे अनवीकरण योग्य संसाधन है। हम इनको एक बार प्रयोग करते हैं तो दोबारा जल्दी से प्राप्त नहीं कर पाते। नेक्स्ट हमारा प्रकार है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व मतलब ऑनरशिप, किन संसाधनों पर किसका अधिकार है, तो इसके आधार पर करेंगे हम कि ऑनर कौन है उस संसाधन का। तो पहला है हमारा इसमें व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत मतलब निजी, वे संसाधन जिन पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व है, निजी व्यक्तियों का अधिकार है, तो उसे कहा जाता है व्यक्तिगत संसाधन। जैसे किसान के पास अपनी भूमि है, तो वो खेत वो किसान का अपना स्वामित्व है, तो वो उसकी निजी संपत्ति हुई, तो ये उसका व्यक्तिगत संसाधन कहलाएगा। ठीक है। जैसे हमारे घर में हमारा घर का सामान है, हमारा टीवी, फ्रीज, हमारे और सामान, हमारे कपड़े, हमारे गहने, ये सब हमारे कैसे हैं, जिन पर केवल हमारा ही अधिकार है और कोई उसको इस्तेमाल नहीं करता, तो ये हमारे व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। तो इसी तरह से अगला आता है हमारा सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कौन से होते हैं? ये वे संसाधन होते हैं जिस पर हमारे समुदाय के सभी सदस्यों का अधिकार होता है। जैसे हमारे समुदाय में या हमारी कॉलोनी में कोई पार्क है, तो उस पर हमारे समाज के, हमारे आसपास के सभी लोगों का उस पर अधिकार होगा। हमारे एरिया के डिस्पेंसरी है या कोई हमारा और खेल का मैदान है, जैसे गांव में चौपाल होती हैं या पंचायत घर होता है, शमशान भूमि होती है, तो उसी एरिया के लोग उसको यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब हमारे एरिया में अगर कोई पार्क है, तो उस हमारे आसपास के लोग ही उसको इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में वो पार्क है तो वहाँ उस पार्क को इस्तेमाल करने के लिए कोई यूपी के लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम जहाँ हम रह रहे हैं, हमारे आसपास के लोग ही उस संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमारे समुदाय के लोगों का अधिकार है इस पर, तो इसलिए ये इस तरह की जो संसाधन है वो सामुदायिक संसाधन या सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कहलाते हैं। इसके बाद आता है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय, जैसे इसके नाम से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि ऐसे संसाधन जिन पर हमारे राष्ट्र के हर व्यक्ति का अधिकार है, वो हमारे राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं, हमारे देश के संसाधन कहलाते हैं। तो जिन संसाधनों पर हमारे देश के सभी लोगों का बराबर का अधिकार है, वो सब हमारे राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। सड़कें हैं, नहरें हैं, रेल लाइनें हैं, ये सब हमारे कैसे हैं? राष्ट्रीय संसाधन, क्योंकि देश के सभी लोगों का इस पर बराबर का अधिकार है। अगला जो प्रकार आता है वो है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं? जिस पर पूरे संसार के लोगों का अधिकार होता है। जैसे महासागर है, महासागर पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है, संसार के सभी देशों के जो पानी के जहाज़ हैं उस पर ट्रैवल करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा पर्यावरण पूरे संसार के लोगों का अधिकार है पर्यावरण पर। सभी लोग हमारे इसी पर्यावरण में हम सांस लेते हैं, जीवित रहते हैं, इसलिए इसको दूषित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है, इन पर हमारे पूरे वर्ल्ड के लोगों का अधिकार है। नेक्स्ट आता है विकास के स्तर के आधार पर।
यानी वो जो हमारे संसाधन हैं वो किस तरह के हैं। संभावी संसाधन, जैसे संभावी संसाधन वे संसाधन होते हैं जो किसी प्रदेश में भी विद्यमान तो हैं परंतु उनका पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा रहा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अभी वहाँ पर पूरी कैपेसिटी से ना तो पवन ऊर्जा बनाई जा रही है ना ही सौर ऊर्जा बनाई जा रही है। तो शायद या तो टेक्नोलॉजी अभी इतनी ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँची है, उनके पास सोलर सिस्टम नहीं है या उनके पास विंड मिल नहीं है, या अभी उनके अंदर इतनी जागरूकता नहीं आई है कि हम इस तरह की ऊर्जा बनाकर भी हम दूसरी ऊर्जा के लोड को कम कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं हम संभावित संसाधन, यानी वे संसाधन हैं जो हमारे वातावरण में विद्यमान है, हमारे किसी प्रदेश में विद्यमान है, लेकिन हम अब अपनी पूरी क्षमता से उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा विकसित संसाधन। ये विकसित संसाधन क्या होते हैं कि जिनका विकास हो चुका है, सर्वेक्षण हो चुका है, जिसके बारे में पता लगाया जा चुका है कि हमारी वातावरण में या हमारे पर्यावरण में, हमारी धरती में कोई से जो संसाधन है वो कहाँ हैं, कितनी डेप्थ में है, कितनी गहराई में है, किस किस्म के हैं, उच्च किस्म अच्छी क्वालिटी के हैं या थोड़ी इंफीरियर क्वालिटी के हैं, या फिर वो कितनी मात्रा में हैं, इन सब का सर्वेक्षण किया जा चुका है। सर्वेक्षण मतलब इनके बारे में जानकारी प्राप्त की जा चुकी है, लेकिन और उनको संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर है। हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो हम उनको निकाल पाएंगे, और हमारे पास वो टेक्नोलॉजी विद्यमान नहीं है तो हम उनका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो विकसित संसाधन कौन से होते हैं कि जो हमारे वातावरण में उपलब्ध हैं और हम उनका पता भी लगा चुके हैं, और वो एक सिर्फ टेक्नोलॉजी को विकसित करने के बाद उसको निकाला जा सकता है। नेक्स्ट होता है भंडार और संचित कोष। ये लगभग एक जैसे ही हैं। जैसे हम अपने घर में पूरे साल का अनाज एक साथ ला के रखते हैं और उसको फ्यूचर के लिए रखते हैं ताकि हम पूरे साल उसका प्रयोग कर सकें, ऐसे ही संसाधन भी हैं कि जिनका जो पर्यावरण में उपलब्ध हैं, लेकिन अभी हम उनका प्रयोग नहीं कर रहे हैं और उनका हमने भविष्य में प्रयोग करने के लिए उनको सुरक्षित रखा गया है। अभी उनका प्रयोग हमने शुरू करना, अभी उनका उपयोग अभी आरंभ नहीं किया है, और उनका उपयोग हम कब करेंगे, भविष्य में आवश्यकता की पूर्ति के लिए उनका किया जाएगा। अभी वो हमने केवल भंडार करके या उन कोषों को सुरक्षित रखा हुआ है भविष्य के लिए। तो ये हो गया हमारा विकास के आधार पर, पहला हमारा संभावी संसाधन, दूसरा हो गया हमारा विकसित संसाधन, तीसरा हमारा भंडार, और चौथा हो गया हमारा संचित कोष। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा संसाधनों का विकास। संसाधनों का विकास का क्या अर्थ है। संसाधन, जो हम सबको मालूम है कि संसाधन प्रकृति में ही बनते हैं और ये प्रकृति की देन है, लेकिन आपने देखा होगा कि कोई लोग जो है अंधाधुंध इस संसाधनों का प्रयोग करते हैं। जैसे जल है, जल एक हमारा प्राकृतिक संसाधन है, हमारी सब आवश्यकताओं को पूरा करता है। ये मालूम होते हुए भी कि ये जल जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, हमारा जीवन इसके बिना नहीं चल सकता, उसके बावजूद भी लोग उसका अंधाधुंध प्रयोग करते हैं, उसको बहुत व्यर्थ करते हैं। तो ये चीज़ सही नहीं है, ये भविष्य में हमारी समस्याओं को बढ़ा देगी। क्यों होता है, जैसे अब वन है, वन भी हमारा प्राकृतिक संसाधन है। ऐसा नहीं है कि आज एक पेड़ हमने काटा तो वो कुछ सालों में ही वो उतना ही मैच्योर वो पेड़ बन जाएगा। उसको बड़ा होने में, उसकी लकड़ी की सघनता होने में उसे कम से कम नहीं तो 15-20 वर्ष का भी समय लग सकता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, तो क्या हमें अंधाधुंध पेड़ों को काटते रहने देना चाहिए? नहीं, ऐसा करने से हमें आगे के लिए भी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। लेकिन ऐसा लोग करते क्यों हैं, संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग क्यों कर रहे हैं? उसके कुछ जो हमारे लिए आगे समस्याएं पैदा करेंगी। कुछ व्यक्ति जो अपने लालचवश संसाधनों का ह्रास करते हैं, जैसे आपने बहुत सारे फिल्मों में देखा होगा कि चोरी छुपे वन्य प्राणियों के दांत, उनके हड्डियाँ, इन सब का वो लोग व्यापार करते हैं, क्योंकि व्यापार से उनको लाभ होता है और वो उनका प्रयोग करते हैं। लेकिन वन्य प्राणी भी हमारी एक संसाधन है वो, लेकिन व्यक्ति उनको लालचवश उनको नष्ट करता जा रहा है, पेड़ों को काटता जा रहा है अपने लालचवश, ताकि उनकी इनकम ज़्यादा हो सके। संसाधनों का समाज के कुछ लोगों के हाथों में ही आ गया है। कुछ लोग ऐसे समाज के जो धनी वर्ग हैं वो संसाधनों पर अपना अधिकार जमा के बैठे हैं, जिससे कि जो है संसाधन केवल वो अमीर लोगों तक ही सीमित हो रहे हैं और गरीब लोग संसाधनहीन होते जा रहे हैं और अमीर लोग संसाधन संपन्न होते जा रहे हैं। ठीक।
ठीक है, तो संसाधनों का भी सही तरह से बंटवारा नहीं है। संसाधनों का अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति संकट में आ सकती है। जैसे आप सबको मालूम है, मैम ने तुम्हें बताया कि लोग अंधाधुंध पेड़ों को काटते हैं। अब पेड़ों को काटेंगे तो क्या होगा, हमारा भूमंडल तापन बढ़ जाएगा, हमारी ग्लोबल वार्मिंग होने लगेगी और वो पूरे वर्ल्ड के लिए एक हानिकारक चीज़ बन सकती है। ओजोन परत, जैसे हम केमिकल ज़्यादा जो रेज छोड़ी जा रही हैं उससे हमारी ओजोन परत कमज़ोर होती जा रही है, जिससे कारण एसिड रेन होती है, हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो जाती है, हमारी भूमि प्रदूषित हो जा रही है। भूमि निम्नीकरण मतलब भूमि का प्रदूषित होना, तो हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है, हमारी भूमि भी प्रदूषित हो रही है, क्योंकि हम अंधाधुंध संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, उनको ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करके एक वैश्विक संकट पैदा कर रहे हैं। अब इसके लिए क्या हुआ, 1992 में रियो डी जेनेरो एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ। तो इस सम्मेलन में क्या रखा गया था एजेंडा, ये ब्राज़ील में हुआ था, ये ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरो। तो पृथ्वी को बचाने के लिए एक सम्मेलन किया गया, मीटिंग की गई, वर्ल्ड के बहुत सारे देश जो है इसमें शामिल हुए और उन्होंने एक एजेंडा रखा कि हम कौन कौन सी ऐसी बातों को अपनाएं जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे, हमारे संसाधन सुरक्षित रहे। तो आपने इसमें मेन 1 मार्क्स के लिए ही याद करना है कि रियो डी जेनेरो कहाँ है, वो ब्राज़ील में है। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, 1992 में हुआ। और ये सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया, संसाधनों के संरक्षण के लिए, संसाधनों को बचाने के लिए, उनके प्रयोग को सीमित करने के लिए ये सम्मेलन रखा गया था। आपको सिर्फ इतना ही इसमें याद करना है। अब एक ये भी आपका टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन 1 नंबर का बहुत बार रिपीट होता है, सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं, सतत मतलब निरंतर, पोषणीय मतलब पोषण, विकास मतलब डेवलपमेंट, यानी ऐसा विकास किया जाए जिससे हमारा पर्यावरण भी पोषित होता रहे। यानी हम देश का विकास तो नहीं रोक सकते, हम उद्योगों का लगाने को हम बंद नहीं कर सकते, क्योंकि उद्योग लगाएंगे तभी हमारा देश विकास करेगा। लेकिन जितने उद्योग लगेंगे उससे हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित होगा, प्रदूषण बढ़ता है। तो हमें क्या ऐसी कौन सी हम टेक्निक्स को अपनाएं जिससे हम उद्योग भी लगाएं लेकिन हमारा वातावरण भी प्रदूषित ना हो। यानी ऐसी सतत पोषणीय विकास का अर्थ बन जाता है पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए वर्तमान में विकास की प्रक्रिया को जारी रखना। यानी विकास की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए हमें पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। एक ये इजी लैंग्वेज में आप याद कर लोगे, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए विकास करना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। आप इसको नोट कर लेना, मैंने इसे थोड़ा स्लो बोला है, आप इस परिभाषा को नोट कर लेना। नेक्स्ट आता हमारा संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन किसे कहते हैं, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। मतलब हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हमें एक रणनीति बनानी पड़ती है, एक योजना बनानी पड़ती है, तभी हम उस काम को अच्छे से कर पाते हैं। हमें अपना घर बनाना है तो उसके लिए भी हम बहुत सारी प्लानिंग करते हैं कि घर का नक्शा क्या होगा, घर के लिए उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, उसमें काम करने वाले हमारे कारपेंटर हैं, हमारे इलेक्ट्रीशियन हैं, हमारी मैसन है, वो सब कहाँ से आएंगे, हम सब बहुत चीज़ों की प्लानिंग करते हैं। तो ऐसे ही संसाधनों के लिए भी हमें नियोजन करना पड़ता, प्लानिंग करनी पड़ती है, ताकि संसाधनों का जो उपयोग है हम उसका विवेकपूर्ण उपयोग कर सकें, बुद्धिमानी से उपयोग कर सकें। उसको ज़्यादा हम बढ़ा तो नहीं सकते अपने आप से संसाधनों को, लेकिन हम उसका सीमित उपयोग करके उसका विकास ज़रूर कर सकते हैं। तो इसमें संसाधन नियोजन में हमने क्या करना है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए ही हमें नियोजन करते हैं। ठीक है, ये होगा संसाधन नियोजन। क्या होता है ये आप याद कर लोगे। भारत में संसाधन नियोजन, इसके 3 स्टेप हैं। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहले पहचान की जाती है। संसाधन नियोजन में 3 सोपान आते हैं इसमें। तो सबसे पहले हमें तो ये पता लगाना पड़ता है कि हमारे देश में या हमारे प्रदेश में संसाधन कहाँ हैं और किस किस्म के हैं, उनकी पूरा सर्वेक्षण करना पड़ता है, सर्वे करना पड़ता है, मैप बनाने पड़ते हैं। संसाधन कैसी किस्म का है, कितनी मात्रा में है, इन सब का अनुमान लगाया जाता है, नहीं सर्वेक्षण का काम होता है इसमें। तो संसाधन नियोजन में सबसे पहले क्या है, हमें संसाधनों का सर्वेक्षण करना।
दूसरा आता है संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए प्रौद्योगिकी। अब हमने पता लगा लिया कि संसाधन कहाँ और कितनी मात्रा में है, अब उनको निकालने के लिए हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, अपनी कुशलता का इस्तेमाल करना है, हमें मैनेजमेंट लेकर आना है। तो अब इन सब में क्या होता है कि इनका भी ध्यान रखा जाता है कि हम जो निकालने जा रहे हैं संसाधन पृथ्वी से बाहर, कि वो उसको निकालने में ऐसा तो नहीं है कि जितनी मात्रा के या जितनी कीमत के संसाधन वो नीचे हैं, कहीं उससे ज़्यादा लागत हमें उनको बाहर लाने में लग जाए तो वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं रहेंगे, हानिकारक रहेंगे। तीसरा बन जाता है संसाधन विकास योजनाएं और राष्ट्रीय विकास योजनाएं। यानी संसाधनों का जो है देश में जब हम संसाधन निकाल लेते हैं तो उसका राष्ट्र के विकास करने में उनका किस तरह से प्रयोग करना है, ये हम एक समन्वय स्थापित करना कि जो संसाधन है उनको विकास कार्यों में किस तरह से प्रयोग किया जाएगा। तो ये हो जाएगा संसाधन विकास योजनाएं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। तो भारत में संसाधन नियोजन के 3 सोपान हैं, 3 चरण हैं का सर्वेक्षण, दूसरा टेक्नोलॉजी का प्रयोग और तीसरा राष्ट्रीय विकास में उनका प्रयोग। क्लियर हुआ ये आपको? नेक्स्ट आते हैं हम टॉपिक पे। उपनिवेश काल में क्या हमारे देश के संसाधनों का दुरुपयोग हुआ है, उसका अति उपयोग हुआ है? तो हम ये कहते हैं हाँ, जब भारत अंग्रेज़ों के अधीन था, क्या विदेशी लोगों ने जब आक्रमण करते थे तो हमारे देश के संसाधनों का उन्होंने बहुत ज़्यादा दोहन किया, जैसे आपने कक्षा 9 में पढ़ा था। अगला टॉपिक देखिए संसाधनों का कक्षा 9 में आपने जैसे पढ़ा था कि अंग्रेज़ों ने वनों का बहुत ज़्यादा दोहन किया था, उनके लकड़ियों को काट कर उन्होंने रेल की पटरियाँ बिछाई थी। तो इस तरह से उपनिवेश काल में हमारे संसाधनों का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हुआ। इसके बाद आता है संसाधनों का संरक्षण। संरक्षण मतलब बचाव, सुरक्षा देना। संसाधनों को हम सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, कैसे संरक्षित कर सकते हैं और क्यों करें? संसाधनों का संरक्षण क्यों ज़रूरी है? सबको मालूम है संसाधन हम नहीं बना सकते, मनुष्य नहीं बनाते हैं, पहले प्रकृति ही हमें संसाधनों को देती है। तो जिन चीज़ों को हम खुद बना नहीं सकते तो हम उसका दुरुपयोग भी नहीं करेंगे। तो संसाधनों का संरक्षण हमें करने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हम केवल संसाधनों का हमें नहीं इस्तेमाल करना, हमें हमारी आने वाली पीढ़ी भी इन संसाधनों का प्रयोग करेगी। तो हमें संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को भी ये संसाधन उपलब्ध होते रहें। तो इसके लिए हमें संसाधनों का संरक्षण करना ज़रूरी है। इसके लिए हमें उनका अति उपयोग रोकना होगा, उनको व्यर्थ होने से बचाना होगा, तभी हम संसाधनों को सुरक्षित रख पाएंगे। तो संसाधनों का संरक्षण क्यों ज़रूरी है? क्योंकि संसाधन मनुष्य नहीं बनाते, प्रकृति बनाती है और हमें आने वाली भावी पीढ़ी के लिए भी इन संसाधनों को सुरक्षित रखना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें संसाधनों को सीमित मात्रा में उपयोग करना है, उनको व्यर्थ होने से रोकना होगा, तभी आने वाली पीढ़ी को ये संसाधन मिल पाएंगे। जैसे आपने बहुत सारी ऐड में भी देखा होगा, एक ऐड आती है जिसमें एक फ़ादर और एक बच्चा गाड़ी में जा रहे होते हैं। तो बच्चा कहता है कि पापा मैं तो साइकिल की दुकान खोलूँगा। पापा कहते हैं क्यों बेटा, साइकिल की दुकान क्यों खोलोगे? तो बेटा कहता है कि आप इतनी ज़्यादा मात्रा में पेट्रोल को सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, तो आगे तो हमें साइकिल का ही प्रयोग करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए मैं साइकिल की दुकान ही खोलूँगा। तो ये ऐड हमें क्या बता रही थी कि हम इतनी ज़्यादा मात्रा में उस संसाधन का उपयोग कर रहे हैं कि बच्चे भी जान पा रहे हैं कि आगे उनको नहीं मिल पाएंगे ये संसाधन इस्तेमाल होने के लिए। इसलिए हमें संसाधनों का सीमित उपयोग करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए गांधी जी ने भी कहा है कि संसाधन हमारे देश में बहुत हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारी लालच को कोई संसाधन पूरा नहीं कर सकता। हमारे पास संसाधन जो हैं वो हमारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए तो काफ़ी हैं, पर हमारी लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। हमारे पास पेट भरने के लिए तो संसाधन बहुत है, पर लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ये गांधी जी ने शब्द दिए थे। संसाधनों के ऊपर के संसाधन जो है हमारे पास प्रकृति में बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन अब वो हमारी ज़रूरत के लिए तो काफ़ी हैं, लेकिन हमारी लालच को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं हो सकते। लालच का कोई अंत नहीं होता, इसलिए संसाधनों को हमें सुरक्षित रखना पड़ेगा। अब आता है भू संसाधन। अब ये हमारा
पहला संसाधन है, संसाधन नंबर 1। इसमें क्या है हमारा, भू मतलब भूमि, भूमि हमारा क्या है, संसाधन। अभी तक तो हम खाली कॉमन पढ़ रहे थे संसाधन के बारे में, संसाधन होते क्या हैं, कितने प्रकार के हैं, हम संसाधनों को कैसे संरक्षित करें, क्यों संरक्षित करें। अब हम वर्गीकरण, वो हम सॉरी अलग अलग तरह के संसाधनों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला संसाधन हमारा भू संसाधन, भू मतलब भूमि संसाधन। भूमि हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबको मालूम है हम लोग भूमि पर ही रहते हैं और सारी हम जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो सब भूमि पर ही करते हैं। हमारी खेती भी भूमि पर ही होती है, हमारी परिवहन संचार सब कुछ भूमि पर ही होता है। तो भूमि हमारा क्या है, संसाधन है। तो अब भूमि का उपयोग भी अलग अलग उसमें किया जाता है। अब भूमि हमारे 3 रूपों में हो सकती है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर पर्वत है और कहीं पर पठार है। तो 3 रूपों में हमें भूमि पृथ्वी पर देखने को मिलती है, मैदान के रूप में, पर्वत के रूप में और पठार के रूप में। ये आप सबने पहले छोटी क्लासेस में पढ़ रखे हैं कि 3 तरह के स्थल होते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा अब भूमि उपयोग। भूमि उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, देखो वन में किया जाता है, भूमि पर वन है। कृषि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब कृषि के लिए भी सारी भूमि ऐसी नहीं है कि कृषि के लिए फ़ायदेमंद है। कहीं पर अगर बंजर भूमि है वो कृषि के लिए अयोग्य होती है। कई भूमि जो ऐसी होती हैं जो हम कृषि प्रयोजनों में जैसे लगाई जाती है, गैर कृषि प्रयोजनों में जैसे इमारतें खड़ी की जाती है, सड़क बनाई जाती है, उद्योग लगाए जाते हैं। तो ये भूमि के उपयोग हैं। भूमि का उपयोग वन लगाने में किया जाता है, खेती के लिए किया जाता है, इमारतें, सड़क, उद्योग लगाने के लिए किया जाता है। पड़ती भूमि भी छोड़ी जाती है। बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पे लोगों के पास अभी फर्टिलाइज़र नहीं पहुँच पाते हैं, वो भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कुछ सालों के लिए उसको बिना प्रयोग की छोड़ देते हैं। ये भूमि की खासियत होती है कि अगर 2-4 साल उसको उस पर खेती ना की जाए तो उसके अंदर दोबारा अपने आप उत्पादकता क्षमता बढ़ जाती है। तो पड़ती भूमि भी छोड़ी जाती है। कहीं पर ऐसी भी होती है कि कृषि योग्य भूमि नहीं है, वहाँ पर बंजर भूमि है, वहाँ पर खेती हो ही नहीं सकती है। तो ये तुम्हारे भूमि के उपयोग हैं कि भूमि का उपयोग हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, ये हमें तुम्हारा शुद्ध बोया गया क्षेत्र, यानी ऐसा क्षेत्र, ऐसा स्थान कि भारत में कितने प्रतिशत है कि जहाँ पर साल में खेती की जाती है, इसे बोलते हैं हम शुद्ध बोया गया क्षेत्र। शुद्ध बोया गया क्षेत्र, ये प्रारूप है, आप इसको पढ़ लेना, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है। चारागाह भी होते हैं वनों के, इसमें चारागाह भी आते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। भूमि निम्नीकरण क्या होता है? निम्नीकरण का मतलब मोस्टली बच्चे क्या सोचते हैं कि भूमि को खोद खोद के नीचे लेके आते रहो, खोदते रहो तो ये भूमि निम्न हो जाएगी और भूमि निम्नीकरण हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। भूमि निम्नीकरण यानी भूमि की गुणवत्ता में कमी आना, भूमि की गुणवत्ता में कमी। अच्छी भूमि हम किसको कहते हैं? अच्छी भूमि उसे कहते हैं हम जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, जो प्रदूषित नहीं होती है, उसे हम अच्छी भूमि कहते हैं। यानी अच्छी भूमि का गुण क्या है कि वो उत्पादक भी हो और वो प्रदूषित भी ना हो। लेकिन जब हम भूमि को प्रदूषित कर देते हैं, उसकी उत्पादक क्षमता घट जाती है, तो हम कहते हैं भूमि निम्नीकरण हो गया है। तो भूमि निम्नीकरण क्या है? भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं, भावी पीढ़ी भी इस भूमि का उपयोग करेगी। बहुत सारे कामों में होता है, हमारे भोजन के लिए, मकान के लिए, कपड़ों के लिए, सब के लिए हमारे भूमि उपयोग होती है। ठीक है, तो हम भूमि का निम्नीकरण होता कैसे है? कुछ ऐसे कारक हैं जैसे मानवीय क्रियाएं, जैसे हम पेड़ों को अगर काट देते हैं तो उससे क्या होता है? भूमि निम्नीकरण होता है। भूमि की जो उपजाऊ परत है, वनों के कटने से वो तेज हवा या तेज बारिश से ऊपरी परत जो है, उपजाऊ परत बहने शुरू हो जाती है। तो पेड़ों के कटने के कारण भूमि निम्नीकरण हो रहा है। अति पशुचारण, जब हम पशुओं के लिए अलग से चारा नहीं उगाते हैं और जो ऑलरेडी भूमि पर उगी हुई जो वनस्पति है उससे हम अपने पशुओं का पेट भरते हैं, तो पशु क्या करते हैं? काटते थोड़े ना, वो तो खींच लेते हैं। जहाँ से दांत में पकड़ा और उसने नीचे से घास को खींच लिया, तो साथ में क्या होगा? मिट्टी भी निकल के बाहर आएगी। तो ऐसे क्या होगा कि वो जो है भूमि ढीली पड़ेगी और उसकी जो है वो तेज़ हवा या बारिश में उसकी उत्पादक जो सतह है जो
वो बहने लगेगी। खनन मतलब ज़्यादा मात्रा में खान खोदना, खान खोद कर जब हम धातुएं निकालते हैं तो उसे खनन कहते हैं। तो ये हमारे 3 जो हैं मुख्य रूप से भूमि निम्नीकरण के कारक हैं कि भूमि निम्नीकरण मानवीय क्रियाओं से कौन कौन सी मानवीय क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके कारण भूमि निम्नीकरण हो जाता है। नेक्स्ट है खनन से हमारा निम्नीकरण होता है, भूमि निम्नीकरण होता है, ये कारक आ गए हैं। अब ये यहाँ पर आओ, यह भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के उपाय कि अब भूमि निम्नीकरण मनुष्य की क्रियाओं से हो रहा है तो उसको कैसे रोका जाए। वन लगाए जाएं, चरागाह बनाए जाएं, क्योंकि वनों के काटने से होता है तो उसका उपाय क्या हो गया, वन लगाओ। अति चराई से, पशुओं के चराने से भूमि का निम्नीकरण होता है तो इसके लिए हमें अलग से चारागाह बनाने चाहिए। पेड़ों की रक्षक श्रृंखला बनानी चाहिए क्योंकि पेड़ों की जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखती हैं, है ना। जहाँ रेतीली टीले हैं वहाँ कांटेदार झाड़ियाँ लगाएं ताकि मिट्टी तेज़ बारिश में बह कर ना जाए, ढीली ना पड़े, मिट्टी का कटाव ना हो। तो ये सारे तुम्हारे आ जाएंगे भूमि निम्नीकरण को रोकने के उपाय। यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन बनता है, जैसे पीछे बना था तुम्हारा, ये क्वेश्चन तुम्हारा था कि भूमि निम्नीकरण के क्या कारण हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ बन गया, भूमि निम्नीकरण के क्या कारण हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा भूमि निम्नीकरण को कैसे रोका जाए। भूमि निम्नीकरण को कैसे रोका जाए, पैराग्राफ में इसके पॉइंट है। थक गई मैं। डालिए उसको यूट्यूब पे। ले नहीं, अब नहीं बन रहा मेरे से। चुन्नू पकड़ ले, ले टू मी मैं ले।